हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया जनरल साइंस मैराथन सीरीज का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यूनिट 1 यूनिट 2 का कंप्लीट कर चुके थे, काफ़ी अच्छे से किए थे। यूनिट 1 में पढ़ चुके थे मात्रक विमाएँ के बारे में, और यूनिट 2 में सादिश और अदिश राशि के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अब आज क्लास में इन दोनों चैप्टर्स का कंबाइंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। तो आप देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, ठीक है। तो एक माइक्रोमीटर, सिंबल माइक्रो का कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। माइक्रोमीटर बराबर हो जाएगा 10 का पावर माइनस 6 मीटर। तो सही ऑप्शन होगा 10 का पावर माइनस 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार केवल माइक्रोमीटर का नहीं, और भी फैक्टर्स है, उसको याद रखना है। सबसे छोटा है, वैसे सबसे बड़ा है एक मिलीमीटर, उससे भी बड़ा है एक सेंटीमीटर, और उससे भी बड़ा है एक डेसीमीटर, ठीक है। -1 मीटर। एक डेसीमीटर क्या होता है 10 का पावर -1 मीटर। एक सेंटीमीटर 10 का पावर -2 मीटर हो जाएगा। एक मिलीमीटर 10 का पावर -3 मीटर हो जाएगा। उसके बाद एक माइक्रोमीटर 10 का पावर -6। एक नैनोमीटर हो जाएगा आपका 10 का पावर -9 मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार एक पिकोमीटर हो जाएगा 10 का पावर -12 मीटर हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको याद रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे में बढ़ते। क्या लिखा हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा प्रकाश वर्ष जो इकाई होता है वो ऑप्शन देख के बताना है कि दूरी हुआ या गति है या प्रकाश है या समय है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है वो आपको बताना है। तो याद रखना प्रकाश वर्ष है ना, निर्वात में एक साल के अंदर में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब निर्वात में एक साल के अंदर में, तो एक साल के अंदर में तय की गई दूरी को, ठीक है, क्या है, किसको, दूरी को। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई होगा, दूरी का होगा, ठीक है। अब जैसे खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम लोग जनरली प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब प्रकाश वर्ष में क्या होता है कि एक प्रकाश वर्ष जो होगा, एक लाइट ईयर जो होगा, आपको पता होगा 9.467 × 10 का पावर +15 मीटर हो जाएगा, है ना। लगभग हम अप्रॉक्स में कह सकते हैं 10 का पावर 16 मीटर, अप्रॉक्स में 10 का पावर +16 मीटर हो सकता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। उसी प्रकार प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है मात्रक पारसेक। पारसेक होता है, ठीक है। एक पारसेक बराबर, याद रखिएगा, बता चुका हूँ, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब 3.26 गुना होगा इस लाइट ईयर में, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, दूरी का होगा। गति का मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का ये जूल पे मापते हैं, समय का सेकंड में मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, कार्य का मात्रक क्या है, ठीक है। तो यहाँ कार्य का मात्रक आपको बताना है कि जो कार्य है, वर्क है, उसका क्या मात्रक होगा। न्यूटन हो जाएगा आपका बल का, वाट हो जाएगा शक्ति का, पावर का, ठीक है। कौन सा शक्ति, विद्युत शक्ति, है ना। यहाँ शक्ति कौन सा होगा, विद्युत होगा, ठीक है। एक होता है शक्ति किसका, डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का। जूल ये हो जाएगा आपको कार्य का, और डाइन ये भी हो जाएगा आपका बल का। तो देख सकते हो कि कार्य का मात्रक कौन है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 होगा, जूल हो जाएगा, ठीक है। जूल का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपका कार्य। जूल किसका होगा, कार्य का ऐसा ही मात्रक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है। पारसेक किसकी इकाई है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किए थे। पारसेक क्या होता है, किसी भी सबसे बड़ी दूरी मापने का एक बड़ा मात्रक है पारसेक, ठीक है। इससे बड़ा कोई माप, सबसे बड़ा इकाई मापा जाएगा इसको, पारसेक को। तो पारसेक भी ऐसा ही मात्रक होगा किसका, अब दूरी का हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर A1 सही होगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्या लिखा हुआ, कैंडेला किसका मात्रक है। ऑप्शन देख के बताना है आपको सही ऑप्शन क्या होगा। कैंडेला ज्योति तीव्रता का होगा, या ज्योति फ्लक्स का होगा, या ज्योति प्रभाव का होगा, या घनत्व का होगा, डेंसिटी का। बताओ किसका होगा, सही ऑप्शन बताना है ना। वैसे 7 आधारी राशि होते हैं ना। 7 आधारी राशि के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब उन 7 आधारी राशि में कौन कौन है, जैसे एक लंबाई हो गया, एक द्रव्यमान हो गया, एक समय हो गया, एक विद्युत धारा हो गया, एक आपका हो गया क्या,
ज्योति तीव्रता, एक हो जाएगा पदार्थ का परिणाम हो जाएगा, एक तापमान हो जाएगा। तो ये 7 क्या है, एक आधारी राशि है जिस पे कोई भी राशि निर्भर पूरी तरह से नहीं करता है, ठीक है। तो कैंडेला एसआई मात्रक होगा किसका, ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 सही है, ज्योति तीव्रता का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्या लिखा हुआ है, घन कोण को किस में मापा जाता है। घन कोण की बात हो रही है कि घन कोण को मापा जाता है रेडियन में या कूलाम में या स्टेडियन में या इनमें कोई नहीं। तो याद रखना है इसका सही ऑप्शन जो होगा वो घन कोण को। घन कोण क्या होता है कि जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, कोई 3 डायमेंशनल जो आकृति होती है उसके हर एक कोण को मापने के लिए, जैसे हम शंकु की बात करते हैं, एक शंकु, तो शंकु का कोण यहाँ बना, शंकु का कोण, ये 3 डायमेंशनल कोण बना, ये हो गया आपका घन कोण, ठीक है। यह एक घन हो गया, प्रत्येक 3 सतहों के बीच में जो कोण बनेगा ये वाला, ये हो जाएगा आपका घन कोण। 2 डायमेंशनल आकृति में जो कोण बनेगा वो होता है समतल कोण, और घन कोण जो होगा वो 3 डायमेंशनल आकृति में बनेगा। तो घन कोण को मापा जाता है, याद रखिएगा, स्टेडियन में, ठीक है, स्टेडियन में। और समतल कोण को मापते हैं रेडियन में। समतल कोण रेडियन में मापा जाता है, घन कोण को मापने का क्या है मात्रक, स्टेडियन है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। अभी जस्ट डिस्कशन किए थे समतल कोण को किस में मापते हैं, तो याद रखिएगा रेडियन में मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, मापन की, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, मापन की दशमलव प्रणाली में लंबाई, दूरी, क्षमता, मात्रा, वजन, द्रव्यमान की आधार इकाइयों के रूप में किसका उपयोग करते हैं, है ना। मतलब कि मापन की जनरली क्या होता है कि माप दशमलव प्रणाली में जो यूज़ करते हैं लंबाई को, क्षमता को, वजन को, लंबाई को हम लोग हमेशा मीटर में यूज़ करते हैं ना दशमलव प्रणाली में, और क्षमता को यूज़ करते हैं किस में, क्षमता मतलब इसको वॉल्यूम को किस में मापते हैं, तो लीटर में मापते हैं। और वजन को, है ना, वेट को, वजन को किस में मापते हैं, मास को किस में मापते हैं, तो याद रखिएगा वो किलोग्राम में हो। मतलब मीटर, लीटर और किलोग्राम, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मीटर, लीटर, किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी कितनी बार देखने को मिलता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, मिलान कीजिए, इसको मिलान करना है। उसके बाद ऑप्शन को देखना है, कार्य, ऊष्मा, शक्ति, दाब। ऑप्शन दे रखा है, मतलब इसका जो मिलाने के लिए है कैलोरी, पास्कल, वाट और जूल। अब देखो कार्य जो है वो किसका एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, तो कार्य का एसआई मात्रक हो गया जूल, जो कि 4th नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऊष्मा, ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा को किस में मापते हैं, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है, बी का 1 हो जाएगा। सी का शक्ति का एसआई मात्रक देखोगे तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, पावर का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। पावर का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा, ठीक है, मतलब तीसरा हो जाएगा। और दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब देखो इसको मिलाना है कि A4 B1 C3 D2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या लिखा हुआ है, हाँ, अदिश राशि, सदिश राशि का क्वेश्चन आ चुका है। अब अदिश राशि के उदाहरण है, ठीक है, अदिश राशि के क्या उदाहरण है, क्या अदिश राशि का बल होगा या त्वरण होगा, है ना, त्वरण होगा, या तापमान होगा या संवेग होगा, सही ऑप्शन बताना है। अदिश राशि, तो पहले राशि के बारे में पता होना चाहिए कि अदिश राशि ऐसे राशि होते हैं जिसमें दिशा नहीं होता, केवल परिणाम होता है। तो जिसमें केवल परिणाम होगा वो होगा अदिश राशि। मतलब दिए गए ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा है जो सदिश राशि है, मतलब दिशा परिणाम दोनों हैं। एक ऑप्शन है केवल जिसमें परिणाम होगा, कोई दिशा नहीं होगा। तो बल एक सदिश राशि है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का वेग और उसका द्रव्यमान का गुणनफल को संवेग कहते हैं। मतलब है कि ऑप्शन इसमें बल आ गया, बल भी एक सदिश राशि हो गया, त्वरण भी एक सदिश राशि हो गया, संवेग में बल आता है, मतलब त्वरण आता है, वेलोसिटी वेग आता है। तो ये तीनों हो गया सदिश राशि। तो आपका तापमान क्या हो जाएगा,
अदिश राशि, मतलब सही ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या लिखा हुआ है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है। ठीक है, सभी राशियां सदिश है वो बताना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, कार्य, ऊर्जा बल या चावल नहीं होता है, या चाल है ना, चाल, त्वरण या वेग होगा। ठीक है, चाल, त्वरण या वेग होगा, या ऑप्शन सी में वेग, त्वरण, बल होगा, या ऑप्शन डी में ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत होगा। सही ऑप्शन बताने क्या होगा। सभी राशियां सदिश से, कोई एक ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें तीन होगा, तीनों राशि क्या है, सदिश है, तो वो कौन सा समूह होगा। कार्य, बल, बल सदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि होगी, कार्य ये भी एक अदिश राशि है। यहाँ चाल में आ जाओ तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तीनों सदिश होना चाहिए। चाल अदिश होता है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। वेग, त्वरण, बल में, वेग, त्वरण, बल में वेग भी सदिश राशि, त्वरण भी सदिश राशि, बल भी सदिश राशि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत ये तीनों का तीनों क्या है, अदिश राशि हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। वेग, त्वरण, बल ये एक सदिश राशि का एक समूह दिया हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है। सदिश राशि का उदाहरण है, सदिश राशि का उदाहरण क्या होगा, बल आघूर्णन होगा, या लंबाई होगा, या घनत्व होगा। घनत्व या आवृत्ति होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। सदिश का अर्थ ये होगा कि जिसमें दिशा परिणाम दोनों होगा। लंबाई कोई एक सदिश राशि होता नहीं, अदिश होता है, इसमें कोई दिशा होता नहीं है। घनत्व ये भी एक अदिश राशि है, डेंसिटी, और आवृत्ति ये भी एक अदिश राशि है। तो बल जो हो गया, बल आघूर्णन जो हो जाएगा वो आपका सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ है। शून्य परिणाम उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या क्या है ना। शून्य परिणाम उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के आवश्यक सदिशों की संख्या, न्यूनतम संख्या कितने है, मतलब कि कम से कम कितने सदिश राशि होगा ताकि शून्य परिणाम उत्पन्न किया जा सके। अब सपोज हमने परिणाम में दो राशि में हम दो बल ले लिया। ठीक है, किसी वस्तु पे बल लग रहा है इस दिशा में, और एक वस्तु पे बल, उसी वस्तु पे बल लग रहा है दूसरा बल इस दिशा में, तो इसका जो परिणाम निकालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में बताया चुका था कि दो बल 180 डिग्री के बीच का एंगल होगा, तो ऑब्वियसली दोनों बल का जो परिणाम होगा वो आपस में घटेगा। मतलब ये होगा जब इसका जो परिणाम निकालेंगे आप तो F1 माइनस F2 ऐसे निकाल सकते हो। अब F1 माइनस F2 बराबर 0 होगा अगर दोनों बल परिणाम में बराबर होगा। अगर दोनों बल परिणाम में बराबर है तो उन दोनों का अंतर हो सकता है क्या, परिणामी बल हो जाएगा। तो शून्य प्राप्त करने के लिए कम से कम दो राशि का होना जरूरी, दो सदिश राशि का होना जरूरी है। ठीक है, कम से कम दो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त क्या होता है। तो ऑब्वियसली बहुत इजी क्वेश्चन, दो सदिश राशि से जो गुणनफल होगा वो सदिश ही होगा। ठीक है, अदिश नहीं होता, सदिश ही होता है। ठीक है, 15 में देखो क्या लिखा हुआ है 15 में, 12 न्यूटन 8 न्यूटन परिणाम के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है ना। बल लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान क्या होगा। अब एक वस्तु पे बल लग रहा है एक 12 न्यूटन का, है ना, एक वस्तु पे बल लग रहा है एक 12 न्यूटन का, और दूसरा लग रहा है कितना, 8 न्यूटन का लग रहा है, 12 न्यूटन, दूसरा लग रहा है 8 न्यूटन का। तो कंडीशन ये है कि एक वस्तु पे अगर बल अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में 180 डिग्री का कोण बना के निकालता है, लगता है, तो उसका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो आपस में घटेगा, जो कि हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, 4 न्यूटन होगा। लेकिन कह रहा है कि बल का अधिकतम मान क्या होना चाहिए। ठीक है,
तो अब दूसरी कंडीशन ये ले सकते हैं कि एक वस्तु पर दोनों ओर से एक ही ओर से दो बल लगा रहे हैं, एक 12 न्यूटन का, एक 8 न्यूटन का। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो 12 और 8 जुड़ जाएगा, 12 8 20 न्यूटन हो जाएगा। तो परिणामी बल अधिकतम कब होगा, जब बल एक ही दिशा में लगा रहेगा, ठीक है। तो अधिकतम मान क्या होगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि चार्ज छोटा है, न्यूनतम मान है। 16 देखो क्या लिखा हुआ है, भार का मात्रक है, इजी क्वेश्चन है। भार का मात्रक क्या बताना है, किलोग्राम, न्यूटन या ग्राम या डाइन होगा। तो ऑब्वियसली भार क्या होता है, किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के बल के अधीन होता है, ठीक है। किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन होता है, वो होता है भार। तो जो होता है फोर्स का एसआई यूनिट वही होता है आपका भार का, वेट का होता है। क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है। 17 में आते हैं, 17 क्या लिखा हुआ है, यदि दो बल सदिशों के परिणाम 6 न्यूटन और 8 न्यूटन है, वे परस्पर लंबवत लगे हैं, तो उनका परिणामी बल का परिणाम क्या होगा। दो बल सदिशों के परिणाम 6 न्यूटन और 8 न्यूटन है। सपोज एक वस्तु है, इस पे दो बल लगा, परस्पर लंबवत लगता है। एक बल इधर लगा, ठीक है, मान लो 6 न्यूटन का, एक बल ऊपर की ओर लग रहा है 8 न्यूटन का, इसलिए ताकि दोनों के बीच का जो एंगल होगा, दो बल एक ऊपर लग रहा है, ठीक है, एक यहाँ लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, एक यहाँ, दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, 90 डिग्री। तो सवाल है कि उसका परिणामी परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो अब दोनों के बीच 90 डिग्री होगा, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बताया गया था, रूट अंडर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल ही कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 64 प्लस 100 36 हो जाएगा 100 का हो जाएगा आपका 10। तो दो बल 6 न्यूटन का और 8 न्यूटन का है, अगर एक दूसरे के लंबवत है, 90 डिग्री का कोण बना रखा है, तो उनके बीच में परिणामी बल का मान जो आएगा वो 10 न्यूटन आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 में देखो, दो समान वेक्टरों का परिणाम, मतलब सदिश की बात हो रही है, दो समान सदिशों का परिणाम शून्य है, तो उनके बीच का कोण क्या होगा। अगर दो बल एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, मतलब 180 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उन दोनों बलों के बीच का परिणाम क्या होगा, मिनिमम होगा, माइनस में होगा, मतलब दोनों के बल को बीच का घटेगा। और एक ही दिशा में लगा रहे हैं, तो दोनों के बलों के बीच का परिणाम क्या होगा, दोनों को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इस कंडीशन में जोड़ेंगे। लेकिन किसी वस्तु पे बल एक इस दिशा में लगा, एक ऊपर की दिशा में लगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बना के लगा, तो इसका रिजल्टेंट जो निकालेंगे, रिजल्टेंट वो हो जाएगा आपका क्या, 0 न्यूटन होएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब समान वेक्टर है, उनके बीच का जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री। परिणाम शून्य कब होगा, जब थीटा का मान दो सदिश राशियों के बीच का परिणाम 0 डिग्री होना चाहिए, तब। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 1 जूल बराबर है, ठीक है। बताना सही ऑप्शन क्या होगा, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन 1 मीटर के, या 1 वाट 1 मीटर के, या 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के, या 1 पास्कल 1 मीटर के। तो 1 जूल क्या होता है, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, बल गुने विस्थापन, वर्क होता है। किसी वस्तु को हम बल लगाते हैं, वस्तु विस्थापित होता है, तो उन दोनों के गुणनफल को वर्क कहते हैं, जूल कहते हैं। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, और दूरी का एसआई मात्रक मीटर हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा, है ना। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है, तो वस्तु 1 मीटर विस्थापित होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि उन वस्तु द्वारा 1 जूल कार्य किया गया, ठीक है, 1 जूल कार्य किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 30 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है किसके, 30 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है। तो बताया गया था कि सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलना है, तो उस दिए गए मान को हम क्या करेंगे, दिए गए मान को 273 के साथ जोड़ देना, तो वो केल्विन में मान आ जाएगा। किस में आ जाएगा भाई, आपका केल्विन में। तो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 में क्या जोड़ना है, 273 जोड़ देना, तो आपका आ जाएगा कितना, 303 केल्विन आ जाएगा। कितना आएगा, 303। ऑप्शन नंबर सी सही है, 303 केल्विन सही है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और जितना भी क्वेश्चन कराया हूँ चैप्टर 1 2 से करवाया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे एक नया थ्योरी पोर्शन, जिसका नाम है गति और चाल, गति चाल के बारे में, गति का नियम, चाल बल, उसमें बल की परिभाषा बताया जाएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ बताया जाएगा यूनिट 3 के अंदर में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।